आइसोमर्स की टोटल 5 टाइप्स हैं। इसमें 3 स्ट्रक्चरल टाइप्स में आते हैं और 2 जो है वो स्टीरियो की टाइप्स है। तो जो स्ट्रक्चरल की टाइप्स है उसमें चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फिर स्टीरियो की 2 टाइप्स हैं। तो चेन और पोजिशनल आइसोमर्स लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन क्लास में कराया, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर की हुई है, आप लोग देख लिया करें अगर क्लास मिस हो। एक बार देख ले तो मैंने शेयर की है कि नहीं, जो मुझे याद पड़ता है वो तो हाँ 25 की। तो उसके बाद नेक्स्ट है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फिर इसके बाद से ट्रांस ज्योमेट्रिक वगैरह पे जाएंगे हम। तो थर्ड टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को डिस्कस कर लेंगे नंबर 3 पे। आइसोमर्स की थर्ड टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या होगा कि जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, राइट। उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वही ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। ये जितने भी आइसोमर्स हैं एक्सेप्ट मे बी स्टीरियो आइसोमर, फर्स्ट 3 के नाम से ही पता चलता है कि उसमें क्या है। चेन आइसोमर में हम कार्बन की जो चेन है उसका साइज चेंज कर देते हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और ब्रांचिंग करते हैं कार्बन की। पोजिशनल आइसोमर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशंस चेंज करते हैं, राइट। और अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देंगे सारा। तो इस केस में these compounds have same molecular formula but different functional group. अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस में उनके पेयर्स हैं वो मैं यहाँ लिख दूंगा कि दे शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद ईच अदर, राइट। तो ये आप इसके साथ नोट कर लें पहले कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर अल्कोहल्स एंड ईथर्स, और carboxylic acids and esters. These are the pairs of compounds which show functional group isomers with each other. Like these are pairs which show functional group isomerism. इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिलता है जो एल्डिहाइड है और आपको उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसको कीटोन बना दें, ठीक है। इस तरह अगर अल्कोहल है तो उसको ईथर बना दें, एस्टर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। ये पेयर्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि एग्जाम में फिर आप बैठ के सोचे नहीं कि जी अगर ये कंपाउंड ये है तो इसका मैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाऊं। तो ये टोटल 6 कंपाउंड्स हैं जिनके आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं इसमें। अब इनके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको आइडिया होगा। लेट्स से अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेनॉल, और इसका आपसे कहा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाए, राइट। तो ब्यूटेनॉल का आप क्या बनाएंगे, ब्यूटेनॉल के नाम से क्या पता चल रहा है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। इसको आप क्या बना देंगे,
कीटोन बना देंगे, ठीक है। पहले तो ब्यूटेनॉल खुद बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं ब्यूटेनॉल होगा क्या। ब्यूटेनॉल इज 4 कार्बन एल्डिहाइड, और आपको पता है एल्डिहाइड हमेशा चेन के टर्मिनल पे होते हैं, बीच में नहीं आते। तो जो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है वो खुद उसका ये स्ट्रक्चर होगा। हाइड्रोजन फिल करने मस्ट है, ठीक है, मैं सिर्फ उसको चेन को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसका अगर मैंने कीटोन बनाना है तो भी चेन 4 कार्बन की रहेगी, और कीटोन आपको पता है कभी लास्ट कार्बन पे नहीं होगा, उसमें आपने कीटोन दिखाना है तो सेकंड कार्बन पे, इसको सेकंड कहते हैं या इसको कहते हैं, दोनों में एक कीटोन ग्रुप इधर लग जाएगा बस। तो ये तो ब्यूटेनॉल खुद है, और ये कीटोन बन गया ब्यूटानोन। आई रिपीट कि जब आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपने पेयर्स याद रखने हैं क्वेश्चन में। एल्डिहाइड को कीटोन बनाए, कीटोन को एल्डिहाइड, अल्कोहल को ईथर बनाए, इस तरह से। सो बोथ ऑफ देम हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला, इनका मोलेकुलर फार्मूला बनेगा C4H9 आई गेस 3578, सॉरी C4H8O, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अच्छा, अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर मुझे बताएं कि विल functional group isomers have same physical chemical properties or should they be different? जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, बताओ शाबाश। आपको कैसे पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है ना। इस पे कि ये एल्डिहाइड है, हमें कैसे पता चला ये एल्डिहाइड है? इससे पता चला ना, सी डबल बॉन्ड OH से। और ये कीटोन है, इससे पता चला। तो किसी भी कंपाउंड की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप है, और वो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिसाइड करता है, राइट। एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। कीटोन की जो प्रॉपर्टीज है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। अब जब फंक्शनल ग्रुप ही आपने चेंज कर दिया तो is it possible that their entire chemical properties and physical properties be same? They cannot be same, ठीक है ना। जो functional group isomers होते हैं they are not physically and chemically same। 100% डिफरेंट होना लाजमी नहीं है कि सारी चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन इंटायरली 100% सेम नहीं होते, इसका मतलब ये है। तो इस चीज को लिख लें। देखें एमसीक्यूज में सिर्फ आइसोमर स्केचिंग या वो नहीं आता, इस तरह की चीजें भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है। मैं इसको तो लिख देता हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं they are physically and chemically different। और ये डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होते हैं। आगे हमने एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस पढ़ने हैं, ये आइसोमर्स के बाद सबके रिएक्शंस हैं, उसमें आप देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट होती है। कीटोन की ऑक्सीडेशन होती नहीं है और एल्डिहाइड की हो जाती है। तो ये इस तरह से उनमें डिफरेंस है प्रॉपर्टीज। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर एक कंपाउंड में मुझे अल्कोहल मिलता है, लेट्स से अगर प्रोपेनॉल है या 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल कह दे, तो अगर ये 2 प्रोपेनॉल है और इसका मुझे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ड्रॉ करना है, तो इसका मैं क्या बनाऊंगा? अगर मुझे याद है पेपर में कि इसका ईथर बनेगा, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लिस्ट में लिखवाया था, और तब भी मैंने कहा था कि ईथर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसी जगह पर आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में। इसके अलावा ईथर्स की नेमिंग और जो रिएक्शंस हैं सब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसका अगर आपने ईथर ड्रॉ करना है तो इसमें ऑक्सीजन होगा फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, और दोनों साइड्स पे मिनिमम एक एक कार्बन मस्ट है। अब देखें टोटल 3 कार्बन, तो एक एक कार्बन तो मैं दोनों साइड्स पे लगाऊंगा, उसके बाद एक जो कार्बन रह गया वो आप राइट पे लगाएं लेफ्ट पे लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से मैं राइट साइड पे लगा देता हूं। एंड व्हेन यू फिल इन द हाइड्रोजन्स हियर,
it will become CH3, CH2, CH3. अच्छा, इस ईथर का नाम आपसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के यू शुड बी एबल टू recognize it as an ether. ये ईथर है, ठीक है ना, ऑक्सीजन इसमें फंक्शनल ग्रुप है. ईथर की डॉट क्रॉस डायग्राम्स, ईथर्स की जो शेप और ज्योमेट्री है, ये सब आती है पेपर में. बल्कि मुझे बताएं, इस जगह ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड एंगल क्या होगा? इधर अभी पता चलेगा ग्रेड का. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल हियर? A2 वाले तो देखते नहीं है मेरी तरफ, कंपोजिट वाले क्वेश्चन पूछ लो तो शर्माना शुरू हो जाते हैं ना. बताओ ना यार, ये चीजें अब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वरना फिर काम खराब है. तो जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाला टेबल है ना, वो रट लेना आपने पूरा. चलो कोई गैस ही कर दो, 180 ना कहना प्लीज, जो मैथ वाला एंगल है. कोई गैस नहीं? चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ, देखते हैं फिर भी आंसर आता है कि नहीं. ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर होते हैं जो हम ड्रॉ नहीं करते. चलो आप बता दो है. हाँ शाबाश, खुल के बताओ. 104.5 ये करेक्ट एंगल है. गुड. नाम भी बताओ शेप का. 104.5 पे ये होगा बेंट वी शेप. ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हमेशा होते हैं, हम ड्रॉ नहीं करें तो अलग बात है, हर जगह तो ड्रॉ करने मस्त नहीं है, लेकिन जब शेप वाला क्वेश्चन आ जाए, यू नीड टू इमेजिन इट एंड एटलीस्ट लुक एट इट्स डॉट क्रॉस इन डिटेल. और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये याद कर लेंगे तो डॉट क्रॉस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट विल ऑलवेज हैव 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर. बेंट 104.5. तो मैं ये कह रहा था कि ईथर और ईथर किसके क्वेश्चंस हैं पास पेपर में एमसीक्यूज में, कि जी किस जगह ऑक्सीजन का एंगल लार्जेस्ट है, उसमें ये एल्डिहाइड कीटोन भी है, ईथर भी बने हुए हैं. कितना ईथर हमारे सिलेबस में जरूर है. अच्छा, अब वो एल्कोहल है, इसको मैंने ईथर बना दिया. दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है. अगर आप देखें, बोथ ऑफ दीज टू हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला. C3 हाइड्रोजन देखें तो H8 होगा और ऑक्सीजन होगा. 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 and 2 8 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन. सो दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला. बट नेचुरली ये कंपाउंड एल्कोहल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ईथर सॉल्युबल नहीं है, पार्शली मिसिबल है. बाकी रिएक्टिविटी में तो बहुत डिफरेंस है. फिर इसी तरह एक एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स की भी लिखेंगे मेरे साथ, बल्कि अगर आप खुद ट्राई करें. ठीक है, अगर थर्ड नंबर पे ऐड कर लें, अगर ब्यूटेनोइक एसिड है और इसका आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ड्रॉ करने को आए, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे आप? एस्टर, जो मैंने पेयर्स बनाए थे. तो ये आप लोग खुद ट्राई करें. पहले तो ब्यूटेनोइक एसिड ड्रॉ करें इटसेल्फ, और उसके बाद उसका कोई सा भी एस्टर बना दें, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए. तो देखिए, ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी चेन के एंड पे होते हैं. आप फर्स्ट कार्बन पे बना दें या इस साइड पे फर्स्ट पे बना दें, चेन के बीच में कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता.
इसमें हाइड्रोजन फिल करेंगे तो CH3 CH2 ये सब हो जाएगा। अब इसका जब मुझे कहा जाता है कि जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाए, और मैंने एग्जाम में याद किया हुआ है कि अगर एक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, एस्टर बना दूंगा। ठीक है ना, आप इसको बाकी तजर्बे करते रहे, अल्कोहल बनाए या डायोल बनाए या डायोन बनाए, कुछ नहीं बनेगा। तो पेपर में ये टाइम वेस्ट करने वाला नहीं होता, इसलिए वो पेयर्स मैंने लिखे हैं, उन्हें याद कर ले। उनमें कोई एक्सेप्शन आ जाए तो अलग बात है। हो सकता है एग्जामिनर आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे कि जी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका वो एक डायोल बनेगा और उसमें डबल बॉन्ड भी होगा, तो फिर हो सकता है इसका मोलिकुलर फार्मूला से मैच कर जाए। लेकिन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने एस्टर ही बना देना है। ठीक है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, आप एस्टर के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये। ठीक है ना, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। बाकी आपको पता है कि इस साइड पे और इस साइड पे कार्बन्स हैं। इस साइड पे जो C डबल बॉन्ड O की ये वाली साइड है, इस साइड पे हो सकता है कार्बन ना भी हो, जस्ट एक हाइड्रोजन भी आ सकता है बाय द वे। लेकिन जो ऑक्सीजन की साइड है, इस साइड पे एक कार्बन होना मस्ट है। ठीक है ना, इधर हाइड्रोजन नहीं आ सकता, वरना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अब लेट्स से टोटल मेरे पास देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। एक मैंने इधर लगा दिया, एक मैं इधर लगाता हूँ, एक इधर लगाता हूँ, अभी भी एक रह गया। टोटल 4 कार्बन है ना, तो एक कार्बन फिर आपकी चॉइस, आप इधर लगाएं या इधर लगाएं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में मार्क्स स्कीम कोई फिक्स नहीं है। एग्जामिनर लिख देगा एनी सूटेबल एस्टर इन द आंसर। क्यों? बिकॉज इस केस में हो सकता है एक स्टूडेंट एक कार्बन इधर लगाए और दूसरा स्टूडेंट एक कार्बन उधर लगाए, तो वो एस्टर डिफरेंट बन रहे होंगे। अब लेट्स से कि मैं इधर लगा देता हूँ, टोटल 4 कार्बन हो गए। इसका मोलिकुलर फार्मूला आप चेक करेंगे, दोनों का सेम बनेगा, CH3 CH2 CH3। और ये एस्टर का नाम बता सकते हैं, लास्ट टाइम हमने इथाइल एथेनोएट, गुड। और इसके अलावा अगर कोई एस्टर और बनता तो उसका नाम क्या होता, मिथाइल प्रोपेनोएट, शाबाश, गुड, वेल डन। फिर वो नहीं, हाँ, प्रोपाइल मेथनोएट भी बन सकता था। ये तीनों जो एस्टर्स डिफरेंट आप बता रही हो, इथाइल इथेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट या प्रोपाइल मेथनोएट, ये सारे एस्टर्स एक दूसरे के क्या लगते हैं, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि एस्टर का नाम चेंज हो रहा है, ब्रांचिंग नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन है। तो इस केस में आपने ये ड्रॉ कर दिया। तो अब ये है मेन सारी इसके एग्जांपल। इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, हमारी अगली आइसोमर्स की टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो जरूर पूछ लें। ठीक है ना, मैंने ये कहा कि हो सकता है आप ये कार्बन इस साइड पे लगाए, वो भी आंसर एक्सेप्टेबल है। आपने इसको सिर्फ एस्टर बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर में चेंज कर देना है। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि इस एस्टर का एक पोजिशनल आइसोमर बनाए, जो लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लास में हमने किया था इसके एग्जाम्पल, इसका पोजिशनल आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेन कार्बन की स्ट्रेट रहनी चाहिए लेकिन नाम चेंज हो जाना चाहिए उसका। दैट वुड मीन कि वो एस्टर ही है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस साइड पे 2 कार्बन कर देता हूँ लेट्स से, और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये। अब आप देखें इस केस में एस्टर शिफ्ट हो गया आगे, और ऑक्सीजन की साइड पे एक कार्बन रह गया, एक कार्बन उधर चला गया, तो इसका नाम मिथाइल प्रोपेनोएट है। मैंने ब्रांचिंग नहीं की इसकी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजिशनल आइसोमर क्या होगा, ये पिछले टॉपिक से लिंक हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, राइट। इधर ले, नहीं भैया राशिद, इससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं इसको इधर ले भी आऊं तो वो ब्यूटानोइक एसिड ही रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल पोजिशनल आइसोमर होता ही नहीं है। एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने लिखा था, आपने वो रिकॉर्डिंग देखनी है सबने। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के पोजिशनल आइसोमर नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा चेन के एंड पे आते हैं। आप इनको सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन पे लेके जा ही नहीं सकते। अगर मैं उठा के इधर ले भी आऊं तो भी वो ब्यूटानोइक एसिड ही रहेगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, इसको आपने याद रखना है। इसका पोजिशनल आइसोमर नहीं बनता, इसका बनता है, और ये बन गया। एक और भी बन सकता है इसका, तो खैर
कि मैं एक कार्बन ये भी उठा के इधर ले आऊँ, ये भी उठा के इधर ले आऊँ, प्रोपाइल मेथनोएट भी बन जाएगा इसका। इस तरह की चीजें आती हैं। अच्छा, अब फोर्थ और फिफ्थ टाइप ऑफ आइसोमर्स जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आई रियली वांट कि मैं उस पे आ जाऊँ। इसकी तो एग्जांपल एक मैं स्टार्ट करूँ तो सारे आइसोमर भी एक कंपाउंड से निकल सकते हैं बाय द वे, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। पहले आइसोमर्स एक दफा हम ब्रॉडली पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे रिएक्शंस में फिर इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं साथ साथ। जो फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमर है दैट इज कॉल्ड सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक। ठीक, इसको नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूँ। इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक। अच्छा, ये स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स में आप क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है एटम्स की स्पेस में, उसकी ज्योमेट्री, उसकी जो शेप है, उसको माइंड में रख के ये आइसोमर्स बनते हैं। तो सिस ट्रांस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो मैं लिख देता हूँ, फिर इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। कंडीशंस फॉर सिस ट्रांस, that there must be कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, के जो कंपाउंड है उसको एल्कीन होना मस्ट है, एंड ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड must be attached with two different atoms और ग्रुप्स। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी मस्ट है। जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं बनेंगे कंपाउंड के। कि एक तो ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो कार्बन है डबल बॉन्ड के उनके दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, इसमें एल्कीन ओनली शो सिस ट्रांस आइसोमर, इसकी रीजन बहुत कम आती है एमसीक्यूज में। अब मैंने उसको स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी देखा, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो ये रीजन लिख लेंगे। ओनली एल्कीन्स शो सिस ट्रांस आइसोमर्स, only alkenes show cis trans isomers due to restricted rotation around carbon carbon double bond और pi bond। अच्छा, इस पॉइंट की जो मीनिंग है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, लेकिन ये एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि व्हाई ओनली एल्कीन्स शो सिस ट्रांस आइसोमर, जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एनीथिंग दैट मेक्स दिस काइंड ऑफ सेंस कि जी डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है और इस तरह की कोई बात, तो उस ऑप्शन को आपने ठीक करना है, बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं होंगे। अच्छा, अगेन एज आई सेड, उसकी तरफ मैं आता हूँ थोड़ी देर में, पहले एग्जांपल एक दो समझे फिर मैं वो पॉइंट बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी 2-3 दफा आई हुई है विद डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, एमसीक्यूज में भी है, तो इसलिए इसको मैं नॉर्मली क्लास में ही करा देता हूँ। दैट C2H2 Br2। अब ये कंपाउंड है जिसका मोलेकुलर फार्मूला है C2H2 Br2। इसमें 2 कार्बन है और में डबल बॉन्ड है, राइट। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरह से, C2, अच्छा अब देखें इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ही ब्रोमीन है, राइट। अब मैं अगर 2 हाइड्रोजन ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगा देता हूँ, तो 2 hydrogens at the top and 2 bromine down here, और
इसी को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, वन हाइड्रोजन हियर एंड वन हियर, ब्रोमीन ऊपर है इधर और ये ब्रोमीन इधर। तो ये जो दो कंपाउंड एक दूसरे के सामने मैंने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। दे आर कॉल्ड सिस एंड ट्रांस। सिस मीन सेम साइड। इस केस में जब दोनों हाइड्रोजन एक जैसे एटम्स और ग्रुप्स एक साइड पे हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस, सेम साइड। और जब एक हाइड्रोजन दूसरे के अगेंस्ट चला गया बॉन्ड के, ब्रोमीन ऑपोजिट चला गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांस। दिस इज सिस एंड दैट इज ट्रांस। अच्छा, बाय द वे अगर आप इनका नाम सोचें, इस तरह से इसको नेम करना भी शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इसको पेपर में सीधा करके लिख लें, जैसे नेमिंग में हम लिखते थे। ये इनको मैंने शेप पे ड्रॉ किया हुआ है। शेप पे क्यों ड्रॉ किया हुआ है या ये वाली शेप क्यों बनाई है, वो फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे चला जाता है क्वेश्चन। जिस जगह कार्बन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम वन पेयर काउंट करते हैं, ठीक है। तो वन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर। कार्बन के ऊपर लोन पेयर कभी भी नहीं होता बॉन्डिंग के बाद। कार्बन ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 एलिमेंट्स के ऊपर कभी लोन पेयर नहीं होता बॉन्डिंग के बाद, ठीक है। तो इस जगह कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर है, एक एक लोन पेयर नहीं है। इस जगह पर ये 120 डिग्री है, ट्राइगोनल प्लानर। ये भी 20 डिग्री, 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लानर। और 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लानर को हमने इस तरह से शेप्स में बनाया था। तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिसमें सिस, ट्रांस और ऑप्टिकल काउंट होते हैं, इनकी जब स्केचिंग आती है पेपर में तो उनको अपने आइसोमर्स को उनकी एक्चुअल शेप के साथ ही बनाना है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे मत बनाए। मतलब कहने का ये कि अगर आपने इसको इस तरह से लिखा पेपर में तो एग्जामिनर इसके नंबर काट सकता है। इसमें मैंने शेप का ध्यान नहीं रखा, ये 90 डिग्री पे दिखा दिया मैंने, whereas ये 120 डिग्री है। खैर, सिस ट्रांस आइसोमर्स पे कार्बन के राउंड शेप इज ट्राइगोनल प्लानर एंड द एंगल इज 120 डिग्री। अब जैसे मैं कह रहा हूँ इसका नेम करें, तो इस तरह से नेम करना मुश्किल लगे तो इस तरह लिख लें, इस तरह भी मुश्किल लिखे तो इस तरह लिख लें, CH डबल बॉन्ड CH Br एंड Br। इसका नाम बता सकते हैं आप लोग? शाबाश, वेरी गुड। 1,2 डाइब्रोमो इथीन। इस तरह से नेम करने के लिए क्या था तो शायद मुश्किल लग रहा होता है ना। अभी भी वो मुश्किल लग रहा है ना कि वही है। ये भी वही कंपाउंड है, बस इसके नाम के साथ अगर आप सिस लगा दें, सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दोनों हाइड्रोजन एक साइड पर हैं, दोनों ब्रोमीन एक साइड पर हैं, डबल बॉन्ड। जब उसके नाम के साथ हम ट्रांस लगा दें, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथीन, उसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन दूसरे के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है, ट्रांस फॉर्म में। आपने नेम्स के साथ सिस ट्रांस नहीं लिखना कभी भी, लेकिन एग्जामिनर अगर लिख दे कि ये कंपाउंड सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन है तो फिर उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। सिस का मतलब क्या है कि दोनों एक जैसे ग्रुप एक साइड पे, डबल बॉन्ड का जो प्लेन है उस पे एक ग्रुप एक जैसे एक साइड पे और दूसरे एक साइड पर। अच्छा, अब इसको हम इसका आइसोमर क्यों कहते हैं ये समझें। इसमें ये पॉइंट भी आएगा और ये कैम्ब्रिज वाले इसको बहुत नहीं पूछते, एमसीक्यूज में आता है, बट आई थिंक ये चीज जो है ना, अगर आप सिस ट्रांस में ज्यादा पूछें स्टूडेंट से, स्टूडेंट इसको समझेंगे, टीचर समझाएंगे तो फिर सिस ट्रांस भी समझ आएगा। अदरवाइज मैंने देखा है सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का इतना अच्छा नहीं होता। ये कंडीशंस रट के तो वो कर लेते हैं, नो डाउट। कंडीशन क्या थी कि जी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिधर एल्कीन नजर आया उधर सिस ट्रांस नहीं बनेगा। जो सेकंड कंडीशन है वो ज्यादा जरूरी है कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन है उनके ऊपर जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दो ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होने मस्ट हैं, ये सेम नहीं होने चाहिए। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये नहीं, ये हमारा कंडीशन का पार्ट नहीं है। जो डबल बॉन्ड के कार्बन पे ग्रुप्स हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए बस, ठीक है। अब इस कंपाउंड को मैं इसका आइसोमर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखता हूँ या इसको उठा के इस पर रखता हूँ तो सारे एक जैसे ग्रुप एक दूसरे पे इंपोज नहीं होते। Let's say if you pick up this compound and put it on this, तो you see कि ये ब्रोमीन ब्रोमीन तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी आ जाएगा, लेकिन इस केस में इस साइड पे ये ब्रोमीन हाइड्रोजन पे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को समझें कि ये
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, व्हाई डू वी कॉल दिस एज एन आइसोमर ऑफ दिस, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। लेकिन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक होता है पाई। अब सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब लेट्स से कि अगर दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, एल्केन्स, एल्केन्स इस ट्रांस नहीं दिखाते, एल्कीन्स दिखाते हैं। तो अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर एक्सिस पे रोटेशन पॉसिबल है। ये कार्बन इस तरह रोटेट कर सकता है, ये भी रोटेट कर सकता है। तो अगर ये रोटेट कर सकते हैं तो जो एटम ग्रुप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट लगे हैं वो स्विच करके कभी भी अपनी जगह चेंज करते रहेंगे, ये रोटेट करता रहेगा। लेकिन जब कार्बन में बन जाता है डबल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो लीनियर ओवरलैप है, लेकिन ऊपर पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज पैरेलल ओवरलैप से, पी वाई से। अब डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप है, ये फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल करता। ठीक है, डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लाइक ये एटम कार्बन का रोटेट नहीं कर सकता, लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। अब जब लॉक हो गया तो दो एटम ऊपर अटैच होंगे, दो नीचे अटैच होंगे। सो व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड, तो अगर उनकी फॉर्मेशन इस तरह से हो कि दोनों हाइड्रोजन ऊपर अटैच हो जाए तो दो ब्रोमीन फिर नीचे अटैच होंगे, ऐसे ही है ना। तो अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं, दोनों ब्रोमीन नीचे हैं, तो वो मॉलिक्यूल अगर फ्लिप करेगा तो पूरा ही रोटेट करेगा, फिर भी हाइड्रोजन नीचे रहेंगे, ब्रोमीन ऊपर, एक साइड पर ही रहेंगे, सेम साइड। दोनों हाइड्रोजन ऊपर, दोनों नीचे, स्विच नहीं कर सकते क्योंकि रोटेशन नहीं होती। अब ये मॉलिक्यूल जब बन रहा था ट्रांस, तब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन ऊपर अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन नीचे अटैच हो गया, ब्रोमीन ऊपर और ब्रोमीन नीचे अटैच हो गया। अब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो भी पूरा ही रोटेट करेगा, फिर भी एक हाइड्रोजन ऊपर और एक ब्रोमीन नीचे ही रहेगा। बात समझ आ रही मेरी? अगर ये स्विच कर सक रहे थे तो ये फ्लिप करके कभी भी ऊपर नीचे होके एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, इनको हम आइसोमर्स नहीं मान सकते। बट सिंस दे कैन नॉट फ्लिप रोटेट अराउंड देयर एक्सिस, the rotation is restricted because of the presence of pi bond. That's why alkenes only show cis trans isomer and they are considered different structures technically. इसी कंपाउंड को एक क्वेश्चन में जिसके मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर्ड पेपर में आया हुआ है। इस कंपाउंड को एग्जामिनर ने कहा कि जी ओपन दिस कंपाउंड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट शो cis trans isomer। इसको मैंने दो तरह से ओपन किया, cis and trans। अब वो आपसे कह रहा है कि इसको ऐसे ओपन करें कि ये cis trans ना बनाए, तो क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करेंगे कि उसकी कंडीशन खराब कर दें, सेकंड वाली डबल बॉन्ड तो नहीं खत्म कर सकते हम, तो एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगा दें। एक कार्बन पे जब मैं दोनों ग्रुप सेम लगाऊंगा, शेप तो ट्राइगोनल प्लानर ही रहेगी। जिधर डबल बॉन्ड है कार्बन का वहां शेप ट्राइगोनल प्लानर ही है, वो नहीं चेंज हो रही। लेकिन दोनों हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन पे लगा दिए, दोनों ब्रोमीन इस पे लगा दिए, अब ये उठ के इधर तो नहीं जा सकता ना। जब ये मॉलिक्यूल बन रहा था दो हाइड्रोजन इधर अटैच हो गए, दो ब्रोमीन इधर हो गए। अब इसका कोई आइसोमर नहीं है क्योंकि इसमें ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है। इसके साथ में इस तरह का बनाऊंगा तो वो भी यही होगा। अगर आप उस पर ये करें कि जी दोनों ब्रोमीन लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा दें, तो ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाएगी कि अगर मैं कहूँ कि ये इसका आइसोमर है, ये एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, ये वही मॉलिक्यूल है, इसको मैंने रोटेट कर दिया बस। जिस तरह उस दिन मैं बता रहा था कि अगर ये मार्कर इस तरह से मार्कर है तो इस तरह से भी मार्कर ही है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल है, तो आप इसको उल्टा करके लिख देंगे तो भी ये वाटर का मॉलिक्यूल ही है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं बन गया। ठीक है ना? तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल नहीं है, ये टेक्निकली सेम मॉलिक्यूल है जिसको आपने रोटेट करके दोबारा बना दिया। तो why alkenes only show cis trans isomer? Because they have restricted rotation around double bond. No free rotation is possible. अच्छा, अब ये बात खत्म इधर नहीं होती, इस एग्जाम्पल को मुझे कंक्लूड करना है। आई नो के टाइम हो गया तकरीबन। इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल पोलर है और एक नॉन पोलर है। ठीक है, जो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, दे कैन बी फिजिकली और केमिकली डिफरेंट। केमिकली तो मैं नहीं लिखता, चलें फिजिकली डिफरेंट लिखें आप। सिस ट्रांस आइसोमर्स कैन बी फिजिकली डिफरेंट, जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों में से एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। ये सब क्वेश्चंस हैं पेपर के।
तो इन दोनों में से पोलर नॉन पोलर डिसाइड करने के लिए आपने क्या करना है कि डायपोल मोमेंट के एरोस लगाने हैं। तो इन सारे बॉन्ड्स में कैन यू टेल मी विच बॉन्ड इज पोलर? सिस वाले में कौन सा बॉन्ड आपको लगता है जो पोलर होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोलर होगा। बॉन्डिंग रिवाइज करने वाली आप लोगों ने। सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड कभी भी पोलर नहीं होता। कार्बन हाइड्रोजन वाला, इसको हमने 0.3 वाले रूल पे इग्नोर कर दिया हुआ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर, ठीक है, ये भी नहीं है। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज पोलर। और ये कैसे पोलर है कि कार्बन पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। तो जब आप डायपोल कैरो लगाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही डायपोल कैरो इधर भी लगेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।